सो हे गाइस, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ओम्स लॉ। आपने ओम्स लॉ पहले भी पढ़ के आए हुए हो 10th क्लास के अंदर। ओम्स लॉ क्या होता है? सिंपली आप लोगों ने क्या पढ़ा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, एक चीज कंडीशन यहाँ पर ये भी होती है। कंडीशन क्या है कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ये सब चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आपको मिलता है। जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, V इज इक्वल टू I R आता है, V इज इक्वल टू I R। R जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये होता क्या है? V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, R हटाया, ये होता क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस, या तुम कभी सड़क पे चले, ब्रेकर आते हैं ना, वही है ये चीज़। जैसे करंट मूव कर रहा होता है ना, ब्रेकर की तरह काम करता है बीच में। तो है क्या ये? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द कंडक्टर, जो करंट को मूव करने में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है ना, उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द कंडक्टर। आर इसकी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ओम। ठीक है, आप आ जाते हैं इसकी अगली फॉर्म पे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा यार, कोई बड़ी बात है नहीं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पढ़ा? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अच्छा, आपने फॉर्मूला तो देखा होगा, बट इसमें एक चीज़ कभी नहीं नोटिस करी होगी। इसकी वजह से जो एक हैवी क्वेश्चन आ जाता है ना, जेई में भी आ रखा है वो क्वेश्चन, वो बच्चों से हिलता नहीं है। जो इसमें लेंथ होता है ना, लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो होता है, बट ये वो है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। मैं आपको अभी एक केस पढ़ा दूंगा जिसमें मैं एक ही मैं रेजिस्टेंस लूंगा और उसमें अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कराने पे मैं अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट। ये चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी भी होगी किसी ने, बट मोस्टली ने नहीं पढ़ी होती। ठीक है, अब जैसे अच्छा, रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी ना, आप पढ़ लेना। अच्छा, 1/, रो होता है, R होता है रेजिस्टेंस, और 1/R क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। ऐसी रो होती है रेजिस्टिविटी, 1/रो क्या होती है? कंडक्टिविटी। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो मेटल्स होते हैं, है ना, हम इस चैप्टर में सिर्फ कंडक्टर्स की ही बात करेंगे। और कंडक्टर्स बेसिकली मेटल्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी होती है, जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है, रो की वैल्यू होती है, वो 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻8 तक होती है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू याद रखनी है। मैंने नोट्स में सब दे रखा है, लिंक के नीचे तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स की लिंक, अच्छे से पढ़ो, है ना। तो जैसे ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें एक रेक्टेंगल लिया मैंने, इसकी मैंने लेंथ L ली, लेंथ मैंने L लिया है, ब्रेथ B लिया है, और हाइट मैंने H ली है। ठीक है, तो सबसे पहले केस के अंदर ये जो ऑरेंज दिख रहा है ना, मैं इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा हूँ करंट। जब इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा हूँ करंट, तो तुम्हारा एरिया कौन सा है? लेंथ कौन सी होगी जो इसके अलोंग है? हाइट, इस यही लेंथ होगी तुम्हारी, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, हाइट होगी। तो हम L की जगह क्या यूज करेंगे? H, R1 निकालने के लिए। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? L इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया क्या होगा? ये L है और ये B है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा LB। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ गया? L रो H डिवाइडेड बाय L इंटू B। अगली चीज है √2। देखो, जब मैं इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा हूँ करंट को, जब ये ब्लू वाली डायरेक्शन में करा रहा हूँ फ्लो को, करंट को, तो इस टाइम तुम्हारी लेंथ क्या है? L। क्या है? L। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये वाला। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालोगे? ये H है, ये तुम्हारा H है, ये B है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? B इंटू H। तो R2 होगा रो L डिवाइडेड बाय B इंटू H। ऐसे तुम R3 निकालोगे, वो हो जाएगा रो B डिवाइडेड बाय L इंटू H, है ना। R3 में हम कैसे मूव करेंगे? R3 में हमने ऐसे मूव, पहले हमने ऐसे मूव कराया, फिर ऐसे मूव कराया, और लास्ट में ऐसे मूव कराएंगे, है ना। तो अब निकाल लेना। देखो, मैंने सेम लिया, बट लेंथ और एरिया चेंज करा। मैंने लेंथ और एरिया जैसे ही मैंने बदला, जैसे मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बदला, तो आपका रेजिस्टेंस पूरी तरीके से चेंज हो गया। क्योंकि रेजिस्टेंस यार लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया अलग अलग हो रहा है तुम्हारा बार बार। तो देखो यहाँ पर मैंने बता भी तुम्हें, रेंज और रेजिस्टिविटी भी बताया था मैंने, 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है।
अगली चीज़ है रेजिस्टेंस किस किस पे से डिपेंड करता है। देखो कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होता है। अगर हम सेम एरिया ले ले, चाहे सेम लेंथ भी ले ले, सेम वायर ले ले, सेम लेंथ की सेम एरिया की, तब भी एक कॉपर की वायर में, एक सिल्वर की वायर में, एक गोल्ड की वायर में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जब भी तो हम अपने यूजेस के हिसाब से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, लेंथ और एरिया, जैसे देखा R इक्वल टू रो L बाई ए होता है ना। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, मैं आगे पढ़ूंगा, इसको डिस्कस लेटर करेंगे। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्कस लेटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। अब इसके सारे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे आ सकते हैं। अच्छा, इसका एक ग्राफ होता है, यहाँ पर आप ग्राफ देख लेना, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ऐसे जाता है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इक्वल टू I R है, ये I बाई V का ग्राफ है। ठीक है, और आप क्या जानते हो, R क्या आता है? V बाई I। और आप ये भी जानते हो कि जो स्लोप होता है टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है y बाई एक्स। इस टाइम तुम्हारा y क्या है? सॉरी वेट, इसको I ले लो, सॉरी मिस्टेक, ये V है। तो टेन थीटा क्या होगा तुम्हारा? V बाई I, y बाई एक्स होता है ना। तो ये इसकी जो स्लोप की वैल्यू तुम्हें क्या देगी? तुम्हें टेन थीटा देगा। और टेन थीटा क्या देगा तुम्हें? रेजिस्टेंस देगा। देखा, यहाँ से इक्वेट करके। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती। मटेरियल और टेम्परेचर, उसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती। ना डायमेंशन पे डिपेंड करती है वो, ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो, रेंज और रेजिस्टिविटी फॉर मेटल इज, अभी मैंने पढ़ाया था -6 से लेकर -8 तक, सी ऑप्शन। ठीक है, इसको याद कर लेना, है ना। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ कंडक्टर पे, हाँ भाई डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे, हाँ भाई डिपेंड करता है। ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पे, हाँ भाई लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। किसी को कोई दिक्कत है ना? अब देखो, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें सब सिखाया था, ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है ना। अब है थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि इजी है, बट आसान है। कॉन्सेप्ट सीख रखा होगा, जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा उसके लिए आसान है। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 सच दैट R1 इज ग्रेटर देन R2 इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस। किसी को मेरी बात पे बिलीव ना हो तो 2019 का पेपर उठाए, है ना, पेपर्स उठाए सारे, उसमें आपको ये क्वेश्चन आराम से दिख जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो हमसे पूछा है कि हमें क्या बताना है? रेजिस्टेंस बताना है। असल में देखो चीज़ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है। कैसी बात है? उसने बोला कि इसका रेडियस R1 है, बाहर वाले का रेडियस R2 है। हमें रेजिस्टेंस बताना है, क्योंकि जो इसका बीच का ये मटेरियल है ना, ये इसमें हमने रेजिस्टिविटी रो की कोई चीज़ भर दी है ना, और करंट पास कराया। कैसे पास कराया? ऐसे। अच्छा, जब ऐसे पास करेंगे, है ना, आप एक चीज देख पा रहे हो, ऐसे पास करते हैं तो यहाँ पर एरिया अलग होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग होगा, यहाँ से यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार चेंज हो रहा है ना, तो रेजिस्टेंस भी लगातार चेंज हो रहा होगा, समझे। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर लेंथ या एरिया चेंज हो रहा होता है और हमें नेट रेजिस्टेंस पूछते हैं, तो आपने सीखा होगा इंटीग्रेशन की यूज होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये है R1, ये है R2। हमने क्या करा? हमने एक चीज करी भैया, देखो मैं x डिस्टेंस में जाता हूँ, x डिस्टेंस में जाके एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ। एक छोटा सा मैंने बना दिया, ठीक है। ये छोटा सा जो पार्ट है, इसकी विड्थ मानी मैंने dx। अगर मैं इस छोटे का रेजिस्टेंस निकाल लूँ, ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे बन सकते हैं, सबको ऐड कर दो, नेट आ जाएगा। हाँ भाई आ जाएगा भाई, सब छोटे छोटे बना दोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे और सबका निकाल लोगे dr, तो नेट आ जाएगा ना। तो dr क्या आता है तुम्हारा? रो। अच्छा, लेंथ क्या है इतने से के लिए? ये लेंथ है इतनी भैया, इतनी। ये कितनी है? रो इंटू डी एक्स, और
और एरिया क्या होगा, अच्छा किसी बच्चों को लगेगा मैं एरिया अंदर वाला लूँ या बाहर वाला लूँ, यार एरिया होगा 4πx²। क्यों, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर पे बात कर रहा हूँ मैं। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², आर की जगह क्या है x, ठीक है। अच्छा कोई सोचेगा यार हमने बाहर वाला एरिया क्यों नहीं लिया, उसके लिए तो 4πx + dx है। बेटा एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना, है ना, dx बहुत छोटा होता है, x के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो dx x के कंपेरिजन में छोटा है, तो मैं सीधा इसको इसके कंपेरिजन में 0 पुट कर सकता हूँ, सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो रो dx अपॉन 4πx², ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट करना है, नेट रेजिस्टेंस कहाँ से किसकी बीच से निकालना है, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। रो जो चीज़ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, रो और 4π इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, dx अपॉन में x², ये हो गया R1 से लेके R2 तक, तो हो गया रो अपॉन में 4π dx अपॉन में x²। अच्छा देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, गॉट इट। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो हो जाएगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 विच इज इक्वल टू -1/x। ये बच्चों को याद होता है, पर मैं सबके लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो हो सकता है किसी किसी को याद ना हो। तो ये हो गया -1/x, R1 से लेके R2 तक, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक काम करूँ, ये माइनस कॉमन निकाल लूँ, बाहर ले लूँ, चलो बाहर मत लेता हूँ, किसी बच्चों को कन्फ्यूजन आएगी। मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले मैंने पुट करा -1/R2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट R1, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ आगे, तो ये गया रो अपॉन में 4π अब कैलकुलेट करके देखना ना, 1/R1 माइनस 1/R2 आएगा। इसको और कैलकुलेट करोगे तो रो बाय 4π R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। यार कॉन्सेप्ट क्या सीखे, कॉन्सेप्ट ये सीखे R इज इक्वल टू रो L/A होता है ना। और लेंथ या एरिया अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है x के साथ, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो, हमसे नेट रेजिस्टेंस बोल दे, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन प्ले में आने वाली है। तो फॉर्मूला लगाओ, DL और L को पुट करना सीखो, L को और A को पुट करना सीखो क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, और इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तीन ही तो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, लेंथ एरिया पुट करना आना चाहिए, एरिया बोलूँ तो दो ही हुए हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/A, लेंथ एरिया पुट करना आना चाहिए, है ना, उसके बाद इंटीग्रेट करना आना चाहिए, दो कॉन्सेप्ट है, बाकी तो मैथ्स है। आगे पढ़ते हैं, है ना। तो तुम्हारा ये वाला मैंने क्वेश्चन कर दिया, इसका आंसर क्या निकला है, ये क्वेश्चन सच में जेईई में आया था। और सोचो देखो इतना कोई हैवी क्वेश्चन नहीं आता, और मुश्किल से हार्डली मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, तो हार्डली इसको करने में 1 मिनट 1.5 मिनट लगता है। इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, आज रो L/A, L जो है अलॉन्ग द करंट लेते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द करंट लेते हैं। If C2 के if length और area is not constant, then use the method of integration to calculate the net resistance. Simple, ठीक है। अगली चीज क्या, अगला क्वेश्चन देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform wire of length L and radius R has a resistance of 100 ohm. It is recast into a wire of radius R/2 of a new wire will be. The resistance of a new wire will be. चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। उसने क्या पूछा हमसे, L इनिशियल हमें L दे दिया है, ठीक है, R इनिशियल हमें R दे दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें जो R इनिशियल है वो दे दिया 100 ओम। R इनिशियल क्या होगा, रो L/A, ठीक है। ये क्या होगा, रो L इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल विच इज इक्वल टू पाई R इनिशियल इंटू स्क्वायर, या 4π। अच्छा यूनिफॉर्म वायर है ना, 4π नहीं, सीधा पाई से काम चल जाएगा। वैसे 4 लगा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कट जाता है उधर जाके, पर हम क्यों लगाए, हमें कॉन्सेप्ट ठीक करने हैं, तुक्के थोड़ा मारने हैं। R फाइनल क्या होगा, रो फाइनल इंटू L फाइनल, रो देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि लेंथ और एरिया के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, तो दोनों के अंदर रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अच्छा लेंथ चेंज हुई है तो एरिया चेंज होगा क्या, कोई सोचो, थोड़ा पढ़ा होगा किसी ने, हाँ एरिया चेंज होता है। चेंज फिर जब लेंथ भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट क्या रहता है, असल में ऐसा है, देखो मान लो तुमने आटे की एक मोटी सी गेंद गूंदी, है ना,
तब भी उसका मास सेम है। अब तुम उसको खींच दोगे, वॉल्यूम बढ़ा दोगे, तुमने उसको खींच दिया, उसकी लंबाई बढ़ा दी, मास छोड़ो, जब तुमने आटो को स्फीयर की फॉर्म में रखा तब भी उसका वॉल्यूम सेम ही होगा। और उसको तुम यूं करके पहले जो सर्कल है एक तो गेंद फॉर्म में और यूं करके पूरा वो कर दे तब भी वॉल्यूम सेम ही रहता है। रेजिस्टेंस ऐसे है ना। मान लो तुम इसको खींच के लंबा भी कर देते हो तो कौन सी चीज़ है जो सेम रहती है, वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम होता है ए इंटू एल। अगर ये ए फाइनल है और ये एल फाइनल है। आपने इससे कॉन्सेप्ट क्या सीखा है, दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहली चीज़ आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए पता होना चाहिए, लगाना आना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसे लेंथ और एरिया चेंज करे जाते हैं तो चीज़ कौन सी कांस्टेंट रहती है, वो वॉल्यूम रहता है। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, है ना। तो ए इनिशियल इंटू एल इनिशियल इज इक्वल टू ए फाइनल इंटू एल फाइनल। अच्छा, एल फाइनल क्या बोल रखा है उसने, इंटू अ वायर ऑफ रेडियस बोल रखा है आर बाई टू, है ना। तो आपका आर फाइनल क्या है, आर फाइनल यहाँ पर बता देता हूँ, आर फाइनल दे रखा है आर बाई टू। तो ये हो गया पाई आर फाइनल मतलब आर बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एल फाइनल, मैंने सीधा लिख दिया। ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल इनिशियल विच इज इक्वल टू एल। ठीक है, देखो इसको कैलकुलेट करोगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4 एल फाइनल पाई आर स्क्वायर। तो एल फाइनल यहाँ से क्या आ गया 4 इंटू एल। और हमें क्या निकालना है आर फाइनल। आर फाइनल क्या होता है रो इंटू एल फाइनल डिवाइडेड बाई ए फाइनल विच इज इक्वल टू रो 4L डिवाइडेड बाई ये है पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो जाएगा 16 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये है क्या हमारा, ये असल में आर इनिशियल है 16 इंटू आर इनिशियल, और आर इनिशियल की वैल्यू क्या दे रखी है 10। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 विच इक्वल टू 16 नहीं 10 नहीं सॉरी 100। तो ये हो जाएगा 1600 ओम। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट देखो क्या हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है यहाँ पर। इसको पूरे क्वेश्चन को करने के बाद दो ही कॉन्सेप्ट सीखे गए हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है आर रो एल बाई ए पता होना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम लेंथ या एरिया चेंज करो तो वॉल्यूम चेंज, लेंथ एरिया चेंज, लेंथ से चेंज करने से एरिया चेंज होता है और एरिया को चेंज करने से लेंथ चेंज होता है, पर चीज़ जो चेंज नहीं होती वो है वॉल्यूम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, बस मैंने करा दिया, ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बच्चों को परसेंटेज दे देते हैं तो थोड़े बच्चों को दिक्कत होती है ना। तो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 ओम लॉन्ग वायर इज 10 ओम if its length is increased by 25% by touching the wire then the resistance of the new wire will be। सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई ऐसे तुरमखा कुछ में कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा एक परसेंटेज इंक्लूड कर दिया। उसने क्या बोला है, एल इनिशियल जो एल फाइनल है वो एल इनिशियल होगा प्लस 25% जो उसमें इंक्रीज हुआ है 25% ऑफ एल इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा एल इनिशियल प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एल इनिशियल विच इज इक्वल टू एल, मानो एल इनिशियल एल था, मेरा एल इनिशियल ही मानो 1/4 इंटू एल इनिशियल विच इज इक्वल टू 5/4 इंटू एल इनिशियल। ये हो गया एल फाइनल। अब हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है, हमें पता है ए इनिशियल एल इनिशियल इज इक्वल टू ए फाइनल इंटू एल फाइनल। यहाँ से ए फाइनल आपको पता नहीं है, मान लेते हैं वो हमारा है, चलो हमें नहीं पता, ए फाइनल ही रखते हैं। ये हमें ये पता है ये 5/4 इंटू L1 है और ए इनिशियल इंटू एल इनिशियल है। एल इनिशियल से एल इनिशियल कट जाएगा, ए फाइनल जो आएगा आपका वो आएगा 4/5 इंटू A1। और हमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इनिशियल इनिशियल ये इनिशियल, जब इनिशियल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो ये किसके इक्वल आ रही है 10 ओम के, है ना। और फाइनल कैसे निकालूंगा, आर फाइनल इज रो एल फाइनल अपॉन में ए फाइनल। अब यहाँ से एल फाइनल क्या है आपका 5/4 एल इनिशियल और ये क्या है 4/5 ए फाइनल, सॉरी ए इनिशियल। इसको देख सॉल्व करोगे तो आएगा 25/16
रो एल इनिशियल अपॉन में ए इनिशियल, ये वैल्यू क्या है 25 इंटू 16, ये है आर इनिशियल। आर इनिशियल क्या दे रखा है 10, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका आंसर 15.6। कोई दिक्कत यार, कॉन्सेप्ट तो दो ही यूज हुआ है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आज रो एल बाई ए, थोड़ा बहुत परसेंटेज है वो आप लोगों को आता ही होगा परसेंटेज ऐसे करना। ठीक है, आगे बढ़ूं। ऐसे मैंने क्वेश्चंस कराया है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने थोड़ी गलती कर दी है, चलो मैं आपको ऐसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। सो चलो मैं आपको ये डिस्कस कर ही देता हूँ। इसमें आप ये चीज़ चेंज कर लेना, यहाँ पर आई कर देना और यहाँ पर वी कर देना, है ना। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। आपको आई दे रखा है, आई और वी का ग्राफ दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया था बेसिकली। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, आर क्या होता है वी बाई आई, और हमें पता है किसी भी ग्राफ के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ये y है ये x है, तो उसका स्लोप होता है tan थीटा, होता है y बाई एक्स। जब हमें v और i के ग्राफ में दे दिया, vi एक ग्राफ दे दिया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी v बाई आई, है ना। और v बाई आई क्या होता है r इज इक्वल टू v बाई आई। अब देखो ग्राफ में v की वैल्यू क्या दे रखी है 6 और i की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी i की वैल्यू क्या दे रखी है 6 और v की वैल्यू क्या दे रखी है 15। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 6, तो 5 अपॉन में 2 मतलब 2.5 ओम। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड हो चुके हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी के आगे पीछे आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं बनते। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराए मैंने, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है। सो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स।